ओके, सो ये जो स्टार्ट होता है हमारा कंसंट्रेशन टेस्ट, जो पार्ट सेकंड के अंदर पास फर्स्ट तक का ऊपर कर रखा है इससे पिछली उसमें। और जो ये है इसको हम एक कंसंट्रेशन टेस्ट होता है जो कि हम लास्ट में करेंगे। सो लेफ्ट दिस थिंग फॉर द मीन वाइल एंड मीनिंग ऑफ एसेट एक्विजिशन। एसेट एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? जो इट इज़ डिफाइंड, जिसमें डिफाइन कर रखा है इंडिया 103 में, इट इज़ डिफाइंड एज जो कि हम विच इज़ नॉट अ बिजनेस एक्विजिशन। जैसे कि नॉन करंट एसेट्स के अंदर वही होता है ना कि जो करंट एसेट नहीं है वो नॉन करंट एसेट हो जाती है। तो इसी तरह से सिमिलरली ये इसका अपोजिट है वैसे। तो सिमिलरली सेम कंसेप्ट यहाँ पर है, शुड बी क्लासिफाइड एज एसेट्स ऑफ एक्विजिशन। तो इसके लिए दो रूल्स हैं, जो एक रूल 1 है एक रूल 2 है। रूल 1 के अंदर ये है कि हम कोई भी रिकॉग्निशन नहीं करेंगे गुडविल और कैपिटल रिजर्व का। गुडविल और कैपिटल रिजर्व का यहाँ पर कोई रोल नहीं होता, वो बिजनेस उसके अंदर ही होता है, बिजनेस एक्विजिशन के केस में ही होता है ऐसा। और दूसरी जो चीज़ होती है, जो अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन विच हैज़ बीन पेड फॉर एक्विजिशन, वो एलोकेट करेंगे हम ओवर द एक्वायर्ड। ऐसे मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, ये फर्नीचर खरीद लिया, इक्विपमेंट खरीद लिया, इन चारों के ऊपर मैं अपनी जो भी मेरी वो है फेयर वैल्यू है उसको एलोकेट करूँगा। तो वो कैसे होगा? 200 रुपये मेरे 350 उस पर था जो टोटल है, तो उसके अकॉर्डिंगली 400 पर कितना होगा, ये क्या हो गई मेरी जो मेरी कॉस्ट फेयर वैल्यू। ये तो जो मेरी कॉस्ट चल रही थी वहाँ पे वो हो गई, और ये मेरी फेयर वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो गया ये। ठीक है, ये फेयर वैल्यू, तो ये प्राइस एलोकेशन उसके अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर कर देंगे। परचेज कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम फेयर वैल्यू को चेंज कर देंगे। ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन 9 वो यही था, इसके अंदर हो गया। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन अब क्या हो जाता है? ऊपर हमने एसेट एक्विजिशन समझ लिया जहाँ पर कि दो चीज़ें नहीं होती। फर्स्ट वन इज आपकी गुडविल और कैपिटल रिजर्व आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, और परचेज कंसिडरेशन को आप ओवर द फेयर वैल्यू आप एलोकेट कर दोगे। ठीक है, ओके। एज पर द बिजनेस कॉम्बिनेशन कब होता है? इट अकर्स व्हेन एन एंटिटी एक्वायर कंट्रोल ओवर द एंटिटी बाय एक्वायरिंग नेट एसेट्स उसके, और बाय एक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट। या तो 60% वो जो इक्विटी इंटरेस्ट ले लेते हैं, मतलब कि 50% से बियॉन्ड जो ले लेते हैं, तो या तो आपने वो कर लिया हो या फिर आपने उसके नेट एसेट्स एक्वायर कर लिए, मानिए एस माइनस लाइबिलिटीज। सो इंडेक्स प्रोवाइड गाइडेंस ओनली। और ये जो है हमें बताता है कि एक्वायरर के बुक्स में कैसे लिखना है, क्वेरी का यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं होता। 3 तरह से बिजनेस कॉम्बिनेशन एक्वायर किए जाते हैं। नेट एसेट्स एज आई अर्लियर टोल्ड यू, बाय एक्वायरिंग इक्विटी इंटरेस्ट 60% शेयर्स, और स्पेशल ट्रांजेक्शन्स वो उसमें होती हैं, जैसे रिवर्स हो गया और मर्जर डीमर्जर, वो सब चीज़ें होती हैं इसके अंदर थर्ड के अंदर। नेट एसेट्स वाला पढ़ लेते हैं। टेक्स ओवर नेट एसेट्स बाय वन और मोर एक्जिस्टिंग कंपनी। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को ले लिया, सिंपल। द गिवन ट्रांजेक्शन बिकॉज एक्स लिमिटेड हैज एक्वायर्ड नेट एसेट्स ऑफ वाई लिमिटेड। इन द गिवन केस एक्स लिमिटेड शुड बी कंसिडर्ड एज एक्वायरर बिकॉज इट इज एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर वाई लिमिटेड एंड जेड लिमिटेड में एक्वायरिंग नेट एसेट्स। उसने वाई और जेड दोनों को ले लिया यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन के अंदर। एक्स वाई जो थे ना उसको दोनों को जेड ने ले लिया न्यू नेट एसेट्स की तरह। नेट एसेट फ्रॉम 2 और मोर एग्जिस्टिंग कंपनीज, एक्स वाई है और एक्स वाई बन गई नई वाली, तो एक्स वाई लिमिटेड एक्वायर्स नेट एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। तो ठीक है ये भी। द गिवन ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन बिकॉज एक्स वाई लिमिटेड इज एक्वायरिंग नेट एसेट्स ऑफ, ठीक है। एक्विजिशन कंट्रोल बाय एक्वायरिंग सिग्निफिकेंट, अब ये एक सेकंड पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हम सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट ऑब्टेन कर लेते हैं। जैसे कि हमने 60% यहाँ पर कर लिया उसका, तो इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन बिकॉज एक्स लिमिटेड हैज ऑब्टेन कंट्रोल ओवर वाई बाय एक्वायरिंग सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट। उसके जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसके अंदर वी हैव इन्वेस्टेड मोर देन 50%, सो हेयर वी हैव इन्वेस्टेड 60% इन इक्विटी शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, सो इट इज अ केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑब्वियसली। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर ऑन कंट्रोल बाय इक्विटी इंटरेस्ट। अंडर सिग्निफिकेंट इनकम वी विल डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी। इसके अंदर में होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन देख लेते हैं। जो भी ज़्यादा वो कर रहा है दैट इज द होल्डिंग कंपनी एंड अनदर वन इज सब्सिडरी, जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट कर रखा है अपना 60% पैसा। फॉर डिटेल डिस्कशन मीनिंग ऑफ कंट्रोल वी नीड टू रेफर इंडिया 110। इन दिस टॉपिक विल अज्यूम द कंट्रोल बाय शेयर मोर देन 50% से ज़्यादा है तो वो ठीक है। इंडिया 103 के अंदर बहुत कवर होते हैं डिफरेंट अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स विच आर एज फॉलो। कंसोलिडेशन इंडिया 103 के अंदर सीखते हैं हम, और इंडिया 110 के अंदर हम जो भी एक्विजिशन के बाद की चीज़ें हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग, सब्सिडरी रिलेशनशिप, सीएफएस, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो देखते हैं। ऑल अकाउंटिंग एस्पेक्ट्स के साथ ये ट्रीट करता है 103। लेटर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स। स्पेशल ट्रांजैक्शन हो जाती हैं वही रिवर्स एक्विजिशन और कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, जो कि मर्जर, डीमर्जर, अपेंडिक्स सी, तो ये सब हो गई।
उसके बाद में स्टार्ट डिस्कशन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन, हम इसके बारे में बाद में ही पढ़ेंगे। तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के लिए आ गया एक्विजिशन बाय नेट एसेट्स हो गया, सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट हो गया, रिवर्स एक्विजिशन हो गया, फिर एक कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन मर्जर डीमर्जर्स वो वाली होगी। जो नेट एसेट्स वाला हम इसके अंदर 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला वही है कि आइडेंटिफाई करते हैं एक्वायरर को, उसके बेस एक्विजिशन डेट क्या है, एक्वायरर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वही जिसके अंदर 4 केस हो जाते हैं। फिर हम उसके अंदर ये देखते हैं कि किसके पास में कौन लीगल एक्वायरर है और कौन हमारा अकाउंटिंग एक्वायरर है, वो वाला किस एक्विजिशन डेट जो कि हम जिस दिन हम कंट्रोल ले आते हैं, वो जो नीचे पढ़ा था हमने, ठीक है, वो वाला हो जाता है। परचेज कंसिडरेशन किस तरह से होगा, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हमने परचेज कंसिडरेशन कैसे सेटल करते हैं, जिसमें कई बार ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें प्रॉफिट और लॉस को जो हमने एसेट दिए हैं, परचेज कंसिडरेशन हम कई बार एसेट से भी सेटल कर देते हैं, तो उसके अंदर प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कंसिडर करके उसको वो कर देते हैं। फिर आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम एसेट एंड लायबिलिटी एक्वायर्ड, ठीक है, वो कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं हम कौन कौन सी एसेट लायबिलिटी को हम एक्वायर कर रहे हैं। और उसके बाद में गुडविल और बार्गेन परचेज हो जाता है, ठीक है। और 6th वाला भी बचा हुआ था। तो इसके अंदर क्या हो गया, एक्वायर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडेक्स कैन बी मेड ऑन द एक्वायर्स ओन गाइडेंस। तो हमें वो सही से ढूंढना है कि हु इज द एक्वायर, वे वी नीड टू क्लासिफाई द एक्वायर। परचेज कंसिडरेशन पेड इन कैश, तो इसमें तो कोई है ही नहीं, विल बी एंटिटी विच पेज कैश, जो भी एंटिटी पे कर रही है कैश को वही हमारी एक्वायर हो जाएगी। इन द गिवन केस बिकॉज इट इज पेइंग कैश टू वाइलमेंट इन सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। केस 2 हो गया परचेज कंसिडरेशन सेटल्ड बाय ट्रांसफर ऑफ अदर एसेट्स। एक्वायरर विल बी द एंटिटी विच ट्रांसफर्स इस एसेट इन सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। जैसे कि ये लैंड ट्रांसफर कर रहा है बिकॉज इट इज ट्रांसफरिंग लैंड, तो एक कैश हो गया, एक एसेट हो गया, लैंड वाला हो गया। परचेज कंसिडरेशन सेटल, एक्वायरर विल बी द बाय इंकरिंग लाइबिलिटीज, ये कोई लाइबिलिटी इनकर करके वो कर रहा है, जैसे कि बॉन्ड से डिवेंचर्स ले लिए, ठीक है। एक्वायर विल बी द एंटिटी विच इनकर्स लाइबिलिटी, उसके डिवेंचर्स मैं झेलूंगा, ठीक है। तो मैंने एक तरह से परचेज कंसिडरेशन सेटल कर दी, या फिर उस कंपनी के मैंने खुद डिवेंचर्स ले लिए, या जो भी होता है, डिवेंचर्स एक तरह से लोन ही हो गया यहाँ पर। तो इन सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन गिवन केस विद एक्वायर बिकॉज इट हैज इनकर्ड लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ डिवेंचर्स, ओके। अगर परचेज कंसिडरेशन इज सेटल्ड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, तो एज एक्वायर विल बी द एंटिटी विच इशूज इक्विटी शेयर्स सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस होती हैं केस फोर्स की, बहुत सारी होती हैं। नॉर्मली हम ये एज्यूम करते हैं कि जो एक्वायरर है जो इक्विटी शेयर इशू कर रहा है इन सेटलमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, तो वही हमारा एक्वायरर है। बट इट डज नॉट हैपन ऑलवेज, इट मीन्स दैट कि एक्वायरर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम लीगल एक्वायरर। लीगल एक्वायरर कौन हुआ, जो हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल इशू कर रहा है, लेकिन इट कैन हैपन बिकॉज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर और पोस्ट कॉम्बिनेशन। जो पोस्ट मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन के बाद की जो सिचुएशन है, उसके अंदर क्या स्ट्रक्चर है, उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं। जैसे कि रिवर्स एक्विजिशन होता है, अगर एक्वायरर इशू करता है इक्विटी शेयर बट पोस्ट कॉम्बिनेशन बैलेंस शीट एक्वायर्स ऑब्टेन ओवर बिकॉज जो एक्वायरर है उसके पास में अगर ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स हैं देन वी विल डिस्कस एक्वायरर इज लीगल एक्वायर ओनली, बट फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू वी कंसिडर एक्वायरी एज एन अकाउंटिंग एक्वायरर, ठीक है। अगर पोस्ट कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो जिसको हमने एक्वायरी बोल रहे थे उसके पास में ज़्यादा शेयर्स हैं, एक्वायरर, here we will write acquiree, balance sheet post combination balance sheet acquiree obtains control over acquirer, acquiree ने control acquiree ने यहाँ पर control obtain कर लिया over acquirer because high issued high number of shares than its existing capital, जो उसकी existing capital थी उससे ज़्यादा हो गई है। तो इस केस में हम इसी को ले लेंगे। द केस ऑफ टेक्स प्लेस व्हेन स्मॉल एंटिटी, या एक ये स्मॉल एंटिटी का भी बहुत वो उठता था कि जो उनसी बड़ी है हम उसके बेस पे स्टार्टिंग का क्वेश्चन पढ़ के हम कई बार अंदाज़ा लगा लेते थे। वी विल अप्लाई इंड 103 ऑन एक्वायरी इन दिस केस, ठीक है, फ्रॉम वाई लिमिटेड। तो ये हो गया 15 शेयर्स न्यू शेयर्स, और ये 15,000 एक्स लिमिटेड हैज 10,000 शेयर्स प्री कॉम्बिनेशन बैलेंस शीट एज शेयर कैपिटल, और इसने इसके पास में 10,000 तो उसने 15,000 इशू कर दिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो वाई लिमिटेड है उसकी बेटर पोजीशन है, लेकिन पोस्ट कॉम्बिनेशन इट इज़ हैविंग द बेटर पोजीशन। तो उसके पास में 60% वोटिंग पावर इन
post combination balance sheet which indicates that Y Limited will obtain control over X Limited post combination business. So we can take X Limited as legal acquirer only, but for the application of Ind AS 116, acquirer will be Y Limited. Okay, yeah. And if two entities combine the business by forming new company, the accounting acquirer will be entity which will have control in new company. It can also be said that new company will be taken as a legal acquirer only. Okay, अगर दो entities हैं उसके अंदर वो एक बिजनेस फॉर्म कर रहे हैं न्यू कंपनी का, देन अकाउंटिंग एक्वायरर विल बी द एंटिटी विच विल हैव कंट्रोल इन द न्यू कंपनी. ऑब्वियसली जिसके पास में कंट्रोल है, ठीक है, चाहे वो जो भी कंपनी हो तो वो हो जाएगी. फिर थर्ड एक्सेप्शन आ जाती है, इफ़ 3 और मोर एंटिटीज़ कंबाइन हो रही हैं. पहले तो 2 थी, अब यहाँ पे 3 हो गई, तो माइनॉरिटी उनके पास में, तीनों के पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट है. किसी के पास भी 50% से अबव नहीं है, ठीक है. इसके पास भी 40 है, इसके पास 30 है, इसके पास 30 है. तो जो 40 वाला है ना, विच इज हैविंग द लार्जर ग्रुप ऑफ माइनॉरिटी विल बी टेकन एज एक्वायरर. फिर एक्सेप्शन 4 आ जाती है कि ठीक है, अब सबके पास में 33.33% है एक्स लिमिट वाई लिमिट समिट लिमिट के पास. तो इस केस में हम क्या करें, इस केस में बैलेंस शीट हमारा अकाउंटिंग एक्वायरर वो होगा जिस हु इज हैविंग डोमिनेंस इन मैनेजमेंट. वो लिखा होगा क्वेश्चन में कि किसके पास में है, बट एक्स लिमिटेड विल हैव डोमिनेंस इन मैनेजमेंट. देयर इज नो लार्ज माइनॉरिटी, और ये तब भी अप्लाई होगा जब सबके बराबर शेयर्स हैं. देयर इज नो लार्ज माइनॉरिटी ग्रुप, ठीक है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्विजिशन डेट वो कर लिया था कि यही होता है कि इट इज द डेट ऑन विच एक्वायरर ऑब्टेन कंट्रोल ओवर एक्वायरी. जिस दिन वो उसके ऊपर कंट्रोल एक्वायर कर लेगा उस वही हमारी डेट होगी, जिस दिन एक्वायरी के ऊपर हमारा एक्वायरर कंट्रोल ऑब्टेन कर लेगा. इन नॉर्मल केस में जो पेमेंट डेट होती है ना, दैट इज इक्वल टू एक्विजिशन डेट, ठीक है. इन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेमेंट डेट विल बी कंसिडर्ड एज एक्विजिशन डेट. अगर वहाँ पे कुछ और नहीं लिखा हुआ है, सो बाय डिफॉल्ट वी विल कंसिडर payment date to be the acquisition date that acquirer has obtained control from which date. Okay, अगर if control is obtained by acquirer over acquiry on an earlier date, उससे किसी और earlier date पे वो उसको acquire कर लेता है या फिर उसके ऊपर control obtain कर लेता है, या फिर हमने किसी और लेटर डेट को ऑब्टेन किया लेकिन हमने पेमेंट पहले कर दी, तो उस केस में हम इसको एनालाइज कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे. एक ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है जहाँ पर कि अभी तक एक ऐसा हो जाता था जहाँ पर कि ये पक्का हो गया कि पेमेंट होगी, भले ही वो कैश में हो या बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल हो, वो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाती है, ठीक है. लेकिन एक सिचुएशन तो वहाँ पर तो हम ये मान लेंगे कि हाँ वही हमारी जो है हमारी डेट है, जो हमारी क्या बोलते हैं ऑब्टेन कंट्रोल वाली डेट है, वही हमारी एक्विजिशन डेट है. लेकिन ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर ट्रांजेक्शन अभी गवर्नमेंट मे बी अप्रूव करे और मे बी ना अप्रूव करे, ठीक है. देन अप्रूवल डेट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्विजिशन डेट. जिस दिन वो चीज़ अप्रूव हो जाएगी दैट डेट विल बी कंसिडर्ड एज एन अप्रूव एक्विजिशन डेट. तो इस केस के अंदर अर्लियर और लेटर एक्विजिशन इज नॉट अलाउड. ओके, ठीक है. ये क्वेश्चन 19 के अंदर दे रखा था कि अगर वो गवर्नमेंट उसको हाँ करती है बाद में या ना करती है तो उसी डेट को हम माना जाएगा. पार्ट 4 आ जाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीसी. तो इसके अंदर यही हो जाता है कैसे कैसे उसको हमें अपनी परचेज कंसिडरेशन हमें कैसे सेटल करनी है. तो हम पेमेंट कर सकते हैं उसको कैश में, फेयर वैल्यू ऑफ अदर एसेट ट्रांसफर जो हम कर रहे हैं, लाइबिलिटीज़ जो हम इनकर कर रहे हैं, इश्यू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर. तो ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है ना कि आपकी जो फेयर वैल्यू है एसेट की और जो उसकी बुक्स में जो आपकी वैल्यू है उसमें डिफरेंस हो दोनों में, ठीक है. तो जो वो डिफरेंस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सपोज यू आर हैविंग इन योर बुक्स कैरिंग वैल्यू इज 5 लाख बट द फेयर वैल्यू इज 4 लाख और 6 lakhs. सो लेट्स से तो 6 lakh 550 minus 6 lakh that would be 50,000. You will assume that 50,000 is your profit on the sale of asset. The difference between fair value of newly issued shares and face value, so उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी ले लेंगे. जो इन दोनों में डिफरेंस होगा वो तो देख प्रॉफिट एंड लॉस में चला गया, और जो इक्विटी शेयर कैपिटल के केस में जो डिफरेंस होगा दैट विल बी सिक्योरिटीज प्रीमियम. रेट चल रहा था भाई, अभी हमारा फेस वैल्यू चल रही थी 10 रुपये की, फेयर वैल्यू चल रही है 15 की, तो 5 रुपये का हमने प्रीमियम इशू कर दिया और ये अंडर अदर इक्विटी हम दिखा देंगे इन बैलेंस शीट. तो आइडेंटिफिकेशन एसेट एंड लाइबिलिटीज सब्जेक्ट टू स्टेप 6, ठीक है. इसके अंदर क्या होता है, इस पर विल टेक ओवर एसेट एंड लायबिलिटी फ्रॉम एक्वायरी एट फेयर वैल्यू विच प्रिवेल्स ऑन एक्विजिशन डेट. जो भी एक्विजिशन डेट पे फेयर वैल्यू चल रही है, ओके, विच इज प्रिवेलिंग ऑन द एक्विजिशन डेट दैट विल ऑन,
तो वो ही हमारी आइडेंटिफिकेशन एसेट लाइबिलिटीज़ की डेट होती है, उसी दिन जो भी रेट चल रहा है हम उसके ऊपर ले लेते हैं। हालांकि इसके अंदर एक एक्सेप्शन होता है, देयर माइट बी सिचुएशन व्हेन यू आर नॉट कन्फर्म वेयर फेयर वैल्यू मे नॉट प्रिवेल समटाइम्स इन रिलेशन टू एन एसेट लाइबिलिटी ऑन एक्विजिशन डेट। जो एक्विजिशन डेट को हमारी जो फेयर वैल्यू है वो सही नहीं है, या हमें लग रहा है कि अभी चेंज हो जाएगी, तो यू आर अलाउड पीरियड ऑफ 1 ईयर। अगर कोई चेंज टेक प्लेस करते हैं 1 ईयर, तो वो आप किसके अंदर ले लेंगे, गुडविल के अंदर। गुडविल भाई होगी 1 साल में, हाँ, अप टू 1 ईयर। और अगर कोई इसके बाद में चेंज हो रहा है तो दैट विल बी एडजस्टेड फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसके लिए नो एडजस्टमेंट होगी इन गुडविल ऑन एक्विजिशन डेट। ठीक है, एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो जाता है इसका, वो वाला सीन था ये। फिर फिफ्थ हो जाता है अपना स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुडविल और बारगेन परचेज। अगर परचेज गुडविल से वो ज़्यादा एक्सीड कर गया तो ऑब्वियस सी बात है हम उसको उससे सेटल कर देंगे गुडविल से, और अगर उससे कम रह गया तो हम उसको कैपिटल रिजर्व से कर देंगे। लेकिन कैपिटल रिजर्व के अंदर 2 सिचुएशंस आ जाती हैं, सेकंड और थर्ड। वो ये होती हैं कि हम आइडेंटिफाई करेंगे रीजन फॉर विच बारगेन परचेज, दैट इज एक्विजिशन ऑफ एन एंटिटी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लॉस मेकिंग वेंचर। अब वो उसका रीज़न क्या था हमें वो देखना पड़ेगा। एक तो रीज़न ये हो सकता है गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन होगी, बैन जैसे अपने बिहार में बंद हो गई है, तो अब जो उसको बनाने की जो भी उसके पास में एसेट थे, टेबल थी, चेयर थी, दारू की बोतल थी, जो भी था, तो वो उसको बेचना चाहेगा, एयर कंडीशन था, कुछ भी था, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल। इसके अलावा कोई ऐसा बिजनेस हो सकता है जो कि लॉस मेक कर रहा है, जैसे कि BSNL का बंद कर दिया। सपोज BSNL प्राइवेट इंडस्ट्री होती तो वो अब अपनी बेचती, उसको अपने टावर वावर सब कुछ बेचती ना रिलायंस को, तो वो एक केस हो जाता। तो एंटिटी कैन प्रूव द रीजन ऑफ बार्गेन बचत, देन कैपिटल रिजर्व विल बी डिस्क्लोज इन OCI। इसके अंदर फिर वो OCI में हो जाएगा। अगर उसके पास में कोई नहीं है, रीजन कैन नॉट बी डिस्क्लोज, देन कैपिटल रिजर्व विल बी डिस्क्लोज डायरेक्टली इन अदर इक्विटी। ठीक है, इसके अंदर बट अदर देन अंडर द हेडिंग ऑफ OCI। यहाँ पे तो OCI के अंदर हम डिस्क्लोज कर देंगे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर, लेकिन यहाँ पे हम कैपिटल रिजर्व को अदर इक्विटी के अंदर दिखाएंगे। एक के अंदर क्या हो गया, अदर इक्विटी के अंदर, अदर इक्विटी के अंदर कैपिटल रिजर्व आपने दिखा दिया है अगर आपको नहीं पता है, और अगर आपको पता है तो आप OCI के अंदर दिखा दो उसका रीज़न, अगर आपको पता है तो बस ये हो गया।